आखिरकार साउथ कोरिया में क्या हुआ प्रेसिडेंट के साथ। यहाँ पर संसद में प्रेसिडेंट के नाम पर वोटिंग हुई और वहाँ गिरफ्तार हो गए रक्षा मंत्री। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर कुवैत, यूएई, सऊदी अरब अब क्यों बना रहे हैं तेल के कुएं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है बड़ा ही बढ़िया वीडियो है। प्रदर्शन करने का इस तरीके का तरीका कहीं भी नहीं देखा होगा। साउथ कोरिया में ये प्रदर्शन हुआ कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति इसके लायक नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने अचानक से आपातकाल लगा दिया था और आपातकाल के बाद सेना भी उतार दी। कहा गया कि सेना को संसद में भी भेजा गया, पर आखिरकार पब्लिक के आगे इन्हें झुकना पड़ा, क्योंकि संसद में फिर पास हुआ कि नहीं, यहाँ पर आपातकाल नहीं लगना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही ये भी माना गया साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अब जाना होगा, लेकिन इन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी और इन्होंने कहा कि हाँ जी, हमसे गलती हो गया है, ये जो हमने किया है ये गलत है। पर फिर भी लगा वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये चले जाएंगे। दक्षिण कोरिया के राजनीतिक परिदृश्य में उस समय एक आश्चर्यजनक मोड़ आ गया जब राष्ट्रपति यू सुक योल ने मार्शल लॉ लागू करने का प्रयास किया, जिसके बाद व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया के बीच इस कदम को वापस ले लिया गया। राष्ट्रपति यू ने एक टेलीविजन संबोधन में जनता के बीच पैदा हुई चिंता के लिए माफी मांगा, इस तरह के प्रयासों को दोबारा न करने और इसके बाद होने वाले किसी भी कानूनी या राजनीतिक परिणाम को स्वीकार करने की कसम खाई। ये माफी ऐसे महत्वपूर्ण समय में आई जब नेशनल असेंबली एक वोट के लिए तैयार थी, जो संभावित रूप से राष्ट्रपति को उनके विवादास्पद निर्णय के लिए महाभियोग लगा सकते। राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव उनके मार्शल लॉ की घोषणा पर आधारित था, जिसे कई लोगों ने एक चरम उपाय के रूप में देखा, जो देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को काफी हद तक बदल सकता था। विपक्षी सांसदों ने, जिन्होंने यून पर आत्म तख्तापलट प्रयास करने का आरोप लगाया, अपने महाभियोग प्रस्ताव में विद्रोह के आरोप तैयार किए। इस राजनीतिक उथल पुथल ने न केवल पूरे देश को जकड़ लिया, बल्कि एशिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र में से एक के स्थिरता के बारे में अमेरिका और जापान सहित दक्षिण कोरिया के सहयोगियों के बीच में चिंताएं भी बढ़ा दी। स्थिति तब और बिगड़ गई थी जब राष्ट्रपति के मार्शल लॉ आदेश के जवाब में विपक्ष द्वारा नियंत्रित संसद को यूएन ने अपराधियों का अड्डा बता दिया, जिसके कारण एक असाधारण दृश्य सामने आया, जिसमें सैकड़ों भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने नेशनल असेंबली को घेर लिया। संसदीय मतदान को बाधित करने और संभवतः प्रमुख राजनेताओं को हिरासत में लेने का यह प्रयास तब विफल हो गया जब नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ घोषणा को सर्वसम्मति से 190/0 वोट से रद्द कर दिया। इसकी घोषणा के 3 घंटे से भी कम समय बाद संसद द्वारा की गई इस निर्णायक कार्रवाई, जिसमें यून की अपनी पीपुल पावर पार्टी के 18 सदस्यों के वोट शामिल थे, ने गहरे विभाजन और इसमें शामिल उच्च दाव को उजागर कर दिया। यूएन के मार्शल लॉ आदेश को लेकर विवाद ने सेना और खुफिया रैंकों के भीतर महत्वपूर्ण गिरावट को जन्म दिया। रक्षा प्रति खुफिया कमांडर, राजधानी रक्षा और विशेष युद्ध कमान के कमांडरों सहित प्रमुख व्यक्तियों को मार्शल लॉ के परिवर्तन के प्रयास में उनकी भूमिका के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा ऐसे आरोप सामने आए हैं जो बताते हैं कि यून ने इस अवधि के दौरान राज्य विरोधी गतिविधियों के लिए अनिर्दिष्ट प्रमुख राजनेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत का आदेश दिया था। ये दावे अगर सच साबित होते हैं तो यून मार्शल लॉ और आदेश के परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकता था। देश में महाभियोग के लिए मतदान की तैयारी के साथ साथ संसद यून के पत्नी से जुड़े प्रभाव बेचने के आरोप के जांच के लिए भी एक विधेयक लाने वाला था। ये राजनीतिक संकट में जटिलता की एक और परत जोड़ता। यून के राष्ट्रपति पद के सामने आने वाली चुनौतियां सामने सामने दिख रही थी, लेकिन संसद में पूरा खेल ही पलट गया और संसद में इस तरीके से खेल पलटा कि यहाँ पर बच गए राष्ट्रपति यून, और जो वोट पड़ा उस वोट में इनके जो पार्टी थी उनकी पार्टी के एक भी सदस्य ने वोट नहीं दिया। 300 वोट विपक्षी पार्टियों के पास थे, लेकिन नियम होता है कि कम से कम इन्हें 8 वोट लेकर आने थे पक्ष वाले पार्टी से, और ये ला नहीं पाए, जिसकी वजह से पूरी तरीके से ये खारिज हो गया मामला और बच गए यून। विपक्षी पार्टियां हाथ मलते रह गई और अब ये सोच रहे हैं कि दोबारा हम लाएंगे और दोबारा विवाद को यहाँ पर खड़ा करेंगे। देखना होगा कि आगे क्या कर पाते हैं ये, क्योंकि यहाँ जो रक्षा मंत्री थे
वो रक्षा मंत्री इस चक्कर में नप गए। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हाँ जी, मैंने ही ये सारा कांड करवाया था और इस मामले में फिलहाल के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जहां एक तरफ साउथ कोरिया में ये हालचाल है तो वहीं भारत ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगर भारत में देखा जाए तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें भारत ने जो एक विंडफॉल टैक्स लगाया हुआ था, बहुत ज़्यादा जो तेल से भारतीय कंपनियों को कमाई हो रही थी, उस टैक्स को अब हटा लिया है। यानी भारत छूट दे रहा है कि आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदिए। ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदने की छूट भारत क्यों दे रहा है, तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि भारत रिजर्व रखना चाहता है बड़ी मात्रा में तेल को, और रिजर्व रखने के लिए भारत ने न सिर्फ इन कंपनियों को छूट दिया है बल्कि भारत ने कई देशों से भी अपील करी है कि वो भारत में पेट्रोलियम रिजर्व बनाए। और कुवैत इसी दृष्टिकोण में देखने को मिल रहा है कि कुवैत भारत से बातचीत कर रहा है और भारत के अंदर कुवैत अपना पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज बनाएगा। और इसके अलावे गल्फ देशों में भी भारत ऐसा ही कर रहा है, बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। अमेरिका ने अभी हाल ही में 2.5 मिलियन बैरल ऑयल सिर्फ अपने पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए मंगवाए हैं। ये चीजें दिखा रही हैं कि दुनिया भर में अब धीरे धीरे स्टोरेज रखने के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, खास करके वो देश जिनके यहाँ ईंधन की बहुत ज्यादा मांग है। भारत में क्या है, 80 से 85% ईंधन खरीद कर ही आता है। ऐसे में भारत को बहुत जरूरी है कि भारत इस पर बढ़त बनाकर रखे। भारत ने इस चीज के लिए 2 उपाय ढूंढा। पहला उपाय भारत ने ये ढूंढा है कि एक तो अपने देश के अंदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व को और ज्यादा बढ़ाया जाए, और दूसरा भारत को दूसरे देशों में भी अपने रिजर्व बनाने हैं, ताकि भारत के रिजर्व में अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो फिर वो दूसरे देशों से अपने रिजर्व से तेल निकाल सके। और इसके लिए भारत नॉर्वे जैसे देशों से भी बात कर रहा है, यूरोप में भी बात कर रहा है और अपने देश के अंदर भी। इसके अलावे अमेरिका में भी भारत अच्छा खासा तेल रखता है। और एक सबसे बड़ा मकसद है IEA का सदस्य बनना। ये क्या है, तो ये है एक एनर्जी संस्था जिसका काम है कि जो भी इसके सदस्य देश हों उनको तेल की आपूर्ति बनी रहे, एनर्जी की आपूर्ति बनी रहे और ये सुरक्षित तरीके से रहें। तो भारत का एक टारगेट ये भी है जिसके लिए भारत के पास एक खासा मात्रा में पेट्रोलियम रिजर्व रहना चाहिए। 90 दिनों का कम से कम पेट्रोलियम रिजर्व रहना चाहिए। लेकिन भारत की बात करें तो भारत के पास बताया जाता है कि सिर्फ 74 दिनों का है, कुछ एक दिनों का घट रहा है, जिसकी वजह से भारत चाह रहा है कि एक तीर से 2 निशाना यहाँ पे सध जाएगा। पेट्रोलियम रिजर्व भी बन जाएंगे और साथ ही साथ भारत IEA के परमानेंट मेंबरशिप के लिए यहाँ योग्य भी हो जाएगा। यानी भविष्य में जो 31 सदस्य देश हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी तेल के लेन देन में। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।